कैसे चुनाव के अंदर मेरी तरफ से माँ के दिए हुए 11 रुपए की यह आहुति है। उन्होंने एक चादर बिछवाई, चादर के ऊपर उन्होंने स्टील का कलश रखवाया और 11 रुपए अपनी जेब में से निकाल करके उस कलश में रखे। तो मोदी जी ने कहा कि आप अपने गांव में नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, इन सबको बता दीजिए कि भाई आप जो हैं चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बड़े व्यक्तित्व के सामने चुनाव लड़ रही है जो कि पॉलिटिकल परिवार है। लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि मेरी गाड़ी उस रैली में निकल नहीं पाई, तो मुझे एक स्कूटर के ऊपर बिठाया गया और गलियों में से निकाला गया और पुलिस वाले उस स्कूटर को रोक रहे थे कि भाई ये कहाँ जा रहा है। तो उनका कैंडिडेट है भाई, कैंडिडेट है, अटल जी पहुंचने वाले हैं तो इस कैंडिडेट को लेकर के चलना है। नरेंद्र भाई तो क्योंकि स्कूटर पर ही घूमते थे तो उन्होंने पूरे शहर का और इलाके का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि चुनाव हम जीत रहे हैं। आज आप लोगों को एक ऐसा किस्सा दिखाएंगे हम जिसके बारे में शायद ही बेहद कम लोग जानते हैं और यह किस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। इस किस्से में आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 11 रुपए से अपनी बहन को संसद पहुंचा दिया था, यानी कि उनको सांसद बना दिया था। पहली बार में ही इलेक्शन लड़ाया और 11 रुपए देकर कैसे उन्होंने अपनी बहन को सांसद बनाया, यह किस्सा आज आप लोगों को हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आप लोगों को ना पता हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल युवा वोटर बहुत हो गए हैं तो उनको शायद कम जानकारी है कि गुड़गांव लोकसभा दरअसल पहले महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आती थी। साल 2009 के इलेक्शन के बाद से गुड़गांव लोकसभा अलग बनी है, लेकिन उससे पहले महेंद्रगढ़ लोकसभा हुआ करती थी। और उस दौरान 1999 की अगर बात करें तो 1999 में महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन में उतारा कि मात्र 11 रुपए से उनको संसद भेज दिया सांसद बनाकर। और उसके पीछे जो पूरी स्ट्रेटेजी थी, जो पूरा प्लानिंग थी, वो थी आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कौन है नरेंद्र मोदी की वो बहन जिनको 11 रुपए देकर संसद भेजा गया था, दिखाएंगे आपको इसमें आगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं महेंद्रगढ़ लोकसभा से पूर्व सांसद और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा यादव से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। नमस्कार, धन्यवाद। मैम सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि एक टीचर होते हुए आप कैसे राजनीति में आई और पहली बार में ही कैसे आप सांसद बन गई? देखिए 1999 के अंदर जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें मेरे पति की शहादत हुई और शहादत होने के बाद में एक बदलाव जीवन में आया था। और ये वो दौर था जिस समय अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी और चुनाव सामने आ गए थे। सितंबर के अंदर चुनाव होने थे और कारगिल युद्ध मई और जून के अंदर हुआ था। महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर राव परिवार का वर्चस्व रहा, कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व रहा। पार्टी ने सोचा कि इस बार एक नए चेहरे को, नए कैंडिडेट को लेकर के आते हैं और क्योंकि अहिरवाल की धरती वीरों की धरती है, सैनिकों की भूमि है और माना जाता है कि हर गांव में से यहाँ पर फौज में जाने को बहुत अच्छा माना जाता है। उसी के निमित्त उन्होंने तय किया कि इस बार ऐसे परिवार को जो कारगिल वॉर से जुड़ा हुआ हो, अगर इस लोकसभा में हमें मिलता है तो उसको हम चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। मैं क्योंकि अध्यापन का भी कार्य करती थी और लोकल थी तो लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया और 18 शहादत गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुई थी। मेरा बैकग्राउंड खंगाला गया और उनको लगा कि भाई अधिकारी वर्ग में मैं आती हूँ और दूसरा एजुकेशनली भी मैं साउंड हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों ने मेरे से संपर्क साधना शुरू किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आकर के चुनाव को लड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, सर्विस क्लास लोग थे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे काफ़ी समय लगा इस बात को करने में कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पार्टी के नेता ने मुझे सजेस्ट करा कि आप नरेंद्र मोदी जी से बात करो, वो चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ो। मैं जानती नहीं थी कि कौन है नरेंद्र मोदी जी। मेरे ब्रदर से मैंने बात करी, वो उस समय आर्मी के अंदर मेजर था। मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे नरेंद्र मोदी से बात करने को मुझे कहा है।
तो उन्होंने कहा अरे तुम जानती नहीं हो, तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और वो तो ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ों को देखते हैं, तो तुम्हें उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। मैंने बात करी तो उन्होंने टेलीफोन पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा सुधा जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे को जानकारी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ हाँ भरो, संगठन आपको चुनाव लड़ाएगा। मैंने कहा मैं घर पे बात करती हूँ। जब मैंने घर में चर्चा करी तो सबने कहा कि तुम्हारी सच में नरेंद्र मोदी से बात हुई है। मैंने कहा भाई अब फ़ोन पे तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मुझे जो नंबर दिया था उसी पर मेरी बातचीत हुई है और वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। परिवार ने आपस में चर्चा करी कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन बनता है तो तुम्हें चुनाव लड़ लेना चाहिए। मेरे फादर BHL हरिद्वार में जॉब करते थे, उन्होंने भी अपने कलीग से बात करी। उन्होंने कहा अरे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है तो आपको हाँ भरनी चाहिए। तो मैंने उसके अंदर हाँ भर दी थी और उसके बाद में ये तय हुआ, 1 हफ्ते के अंदर मेरी टिकट डिक्लेयर हो गई। टिकट डिक्लेयर होने के बाद में अब कहाँ से शुरू करें ये पता नहीं था। तो मोदी जी ने कहा कि आप अपने गांव में नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, इन सबको बता दीजिए कि भाई आप जो हैं चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बड़े व्यक्तित्व के सामने चुनाव लड़ रही हैं जो कि पॉलिटिकल परिवार है। लेकिन चुनाव की शुरुआत मैं कार्यकर्ता सम्मेलन से स्वयं कराने के लिए आऊँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने लोगों को बताना शुरू करा तो लोगों को आश्चर्य होता था, अरे तुम चुनाव लड़ रही हो, कैसे लड़ोगी, कैसे करोगी। मुझे भी लगता था कि मुझे कोई जानता नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन नामांकन से पहले अग्रवाल धर्मशाला गुड़गांव के अंदर मोदी जी ने एक ज्वाइंट कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि हम चुनाव गठबंधन में लड़ रहे थे। तो उनके भी नेता और हमारे भी नेता उस चुनाव के अंदर वहाँ पर उस समागम में वहाँ पर आए थे और सब लोगों ने अपना अपना विषय रखा। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी है और वो 1 वोट हमारा है, क्योंकि 98 के अंदर यहाँ पर कांग्रेस जीती थी और वही 1 वोट लगता था कि हमारा है, हमको मिलेगा तो सरकार बन जाएगी। तो ये वोट इनका है। इस विषय को लेकर के वहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो मेरा सवाल ये है कि जब परिवार वालों से आप लोगों ने आपने संपर्क किया, बताया, चर्चा की कि मेरे पास नरेंद्र मोदी का फोन आया, तो क्या उस समय चुनाव लड़ने का जो फैसला हुआ वो केवल नाम की वजह से कि नरेंद्र मोदी है तो हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, या कुछ और वजह भी थी, या घर वालों ने? देखिए, 2 विषय ये थे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी और देश भर में ये माहौल था कि ये सरकार फिर से बनेगी और इनकी बननी चाहिए, उनके साथ में अन्याय हुआ है, ये बननी चाहिए। और दूसरा विषय ये था कि क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइजेशन में उस समय सबसे बड़े व्यक्तित्व थे जो पूरे देश भर को देख रहे थे, तो परिवार वालों को लगा कि ये जो बातचीत हुई है ये ऑथेंटिक बात है। इसमें वास्तव में उन्होंने अगर ये कहा है कि आप सिर्फ हाँ भर दिए चुनाव संगठन लड़ाएगा, तो फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि संगठन के व्यक्ति की कमिटमेंट है। तो इन दोनों बातों का जो कॉम्बिनेशन था उससे मन बन गया कि चलिए जीवन में एक बदलाव आया है। ताउम्र अभी मुझे पढ़ाना तो था ही, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई थी और टीचिंग मेरा पैशन था, लेकिन मुझे लगा कि अब समाज सेवा के लिए एक दूसरे रास्ते को अपनाने के लिए अगर अवसर मिलता है तो मैं इस रास्ते को अपनाने के लिए आगे बढ़ती हूँ। उस समय तो ना सोशल मीडिया था, अखबारों में शायद संगठन के लोगों की इतनी चर्चाएं भी नहीं होती थी, और मोदी जी कभी फ्रंट फेस तो रहे नहीं, राजनीति में वो आए नहीं थे, लेकिन बैक एंड डिपार्टमेंट से काम करते थे। तो लोगों में, परिवार में उत्सुकता थी कि नरेंद्र मोदी है, अरे उन्होंने बात की है तो भैया इलेक्शन। देखिए, मेरा ब्रदर जो है वो आर्मी में होते हुए भी राजनीतिक खबरों को पढ़ना, जानना, समझना, डिस्कशन करना, इसमें वो इंटरेस्ट रखता था और वही ऐसा व्यक्ति था जिसको उनके बारे में सारा बैकग्राउंड पता था। अच्छा। तो जब उसके संज्ञान में मैं लेकर के आई, वो नॉर्थ ईस्ट में उस समय पोस्टेड था और मैंने उसको जब मैसेज करा और हमारी टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई तो उसी ने बताया कि भाई उनका व्यक्तित्व ये है। अच्छा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन की दृष्टि से उनका कोई उनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। अटल जी, अडवाणी जी नेता हैं और वो संगठन के व्यक्ति हैं। अच्छा। और वो संगठन का प्रचार प्रसार कैसे हो, नए लोगों की एंट्री कैसे हो, नए नए विजन कैसे हो,
ऐसी दूरदृष्टिता के साथ में वो काम करते हैं, इसलिए उनके बातों के ऊपर विश्वास करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारी मुलाकात नहीं थी तब तक। अच्छा। और ये जब टिकट डिक्लेयर हो गई तो उसके बाद मैं मिलने के लिए गई थी। परिवार के भी कुछ लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी थे। तब उनके पास में मैं साथ हरिश्चंद्र माथुर लेन पर मुझे लेकर के गए थे। अच्छा। पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद हम अडवाणी जी से मिले, कुशाभाऊ ठाकरे से मिले, सुषमा जी से मिले, और अटल जी से उस समय मुलाकात हो नहीं पाई थी क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो उनकी व्यस्तताएं ज़्यादा होने के कारण मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो एक किस्सा बहुत मशहूर है जिसकी शुरुआत भी हमने उसी किस्से से की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दौर में आपको अपनी बहन कहा और उन्होंने 11 रुपए से आपको ये सांसद का चुनाव लड़ाया और आप सांसद का चुनाव जीतकर एक कद्दावर नेता को और एक एस्टेब्लिश जो सीट कही जाती थी एक परिवार की, उनको आप हराकर संसद में पहुंचे। उस किस्से के बारे में आप जरा बताइए। देखिए, जब वो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए अग्रवाल धर्मशाला गुड़गांव में आए थे, तो जैसा मैंने बताया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करा और पहली बार कोई नया चेहरा चुनाव में आ रहा है तो स्वाभाविक है कि उन्होंने उस चेहरे का परिचय कराने के साथ साथ अटल जी के जो 2 वर्ष के कार्यकाल का काम था वो भी बताया, और क्यों ये सीट जीतनी जरूरी है, कैसे सरकार को रिपीट कराना है, उसके बारे में भी चर्चा करी। और ये करते करते उन्होंने फिर ये कहा कि भाई जिस परिवार से ये आती हैं, सर्विस क्लास परिवार है, शहादत इनके पति ने दी है, तो इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक पढ़ी लिखी देशभक्त परिवार की महिला हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे ला करके समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा के अंदर बढ़ाना चाहती है। और उनको ये लगा कि भाई अब इसको चुनाव लड़ाने के लिए संसाधनों की जरूरत तो है ही, तो संसाधन यहाँ का कार्यकर्ता इनके लिए जुटाए। उस निमित्त उन्होंने बताया कि भाई मैं प्रचारक आदमी हूँ, 2-4-6 वर्षों में कभी जब गुजरात के प्रवास पे अहमदाबाद जाना होता है तो माताजी से मिलने चला जाता हूँ, और जब भी माताजी से मिलने जाता हूँ तो वो प्यार स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ मुझे देती है। तो 5 साल पहले जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो चलते समय उन्होंने मुझे 11 रुपए दिए और ये कहा कि तुझे कभी अच्छे काम के लिए काम आएंगे, इसको रख ले। और क्योंकि माँ ही होती है, वो उसके लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए उसका स्वभाव और प्यार उसके साथ में बना रहता है। तो उन्होंने उस बैठक के अंदर कहा कि देखिए 5 वर्षों में मैंने उन 11 रुपयों का कोई इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन से शुभ काम के लिए या कौन से अच्छे काम के लिए मुझको ये काम करना है। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्र हित में एक आहुति है। उस बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं जिन्होंने अपना इस देश के अंदर गंवाया है, उस बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं जो सामान्य परिवार से आती है। तो ऐसे चुनाव के अंदर मेरी तरफ से माँ के दिए हुए 11 रुपए की ये आहुति है। उन्होंने एक चादर बिछवाई, चादर के ऊपर एक उन्होंने स्टील का कलश रखवाया और 11 रुपए अपनी जेब में से निकाल करके उस कलश में रखे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि भाई आपकी जेब में जो कुछ भी है किराया रख लो, क्योंकि उस समय तो गाड़ियां बहुत कम होती थी, लोग सार्वजनिक साधनों से आते थे, किराए को छोड़ करके यहाँ पर डाल करके जाना। और हम सब लोग देखते रह गए कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं था तो उन्होंने पर्ची के ऊपर अपना नाम और गांव लिख करके कि मैं इतना पैसा कल तक यहाँ पर पहुँचाने वाला हूँ, वो पर्ची भी लिख करके उसके अंदर डाल दी थी। और आधे घंटे के उस योगदान में 7.5 लाख रुपया 1999 में मेरे चुनाव के लिए मोदी जी के उस अहम योगदान से शुरू होकर के इकट्ठे हुए और उसी से मैंने अपने चुनाव की शुरुआत करी। सारा खर्चा पार्टी ने करा, मुझे मालूम नहीं, पार्टी के पास उसका हिसाब रहा। जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश थे उसके निमित्त हुआ। न मैंने एक पैसा कभी खर्च करा उस चुनाव में, न एक पैसा कभी लिया मैंने कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन ने उस चुनाव को लड़वाया था। फिर अटल जी की रैली उन्होंने करवाई रेवाड़ी के अंदर, और अपने समय की वो सबसे बड़ी रैली थी।
केएलपी कॉलेज के ग्राउंड में इतनी बड़ी रैली का होना, मेरे कार्यक्रम चल रहे थे पटौदी रोड से लेकर के और रेवाड़ी तक के कार्यक्रम थे कि मैं वहाँ पर 3 बजे रैली के स्थल तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि मेरी गाड़ी उस रैली में निकल नहीं पाई। तो मुझे एक स्कूटर के ऊपर बिठाया गया और गलियों में से निकाला गया और पुलिस वाले उस स्कूटर को रोक रहे थे कि भाई ये कहाँ जा रहा है। तो उनका कैंडिडेट है भाई, कैंडिडेट है, अटल जी पहुँचने वाले हैं तो इस कैंडिडेट को लेकर के चलना है। तब मैं वहाँ पर जाकर के पहुँची। भव्य रैली थी, मेरे परिवार के लोग भी सामने बैठे हुए थे। 3.5 वर्ष का बेटा, 7 साल की बेटी थी, नीचे से वो मंच पर हाथ हिला रहे थे, समझ नहीं आ रहा था हम लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में उस भव्य रैली के अंदर लोगों का उत्साह और जोश देखने को बनता था। जब हम नीचे उतर कर के आए रैली के बाद में और अटल जी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने चलते चलते मुझे कहा, सुधा जी आपको जीत की अग्रिम बधाई है, चुनाव आप जीत चुकी हैं, 2 दिन का समय और बचा है, आप इसके अंदर लगी रहें। और उसके बाद नरेंद्र भाई तो क्योंकि स्कूटर पर ही घूमते थे तो उन्होंने पूरे शहर का और इलाके का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि चुनाव हम जीत रहे हैं, बस अब तो ये है कि आखिरी 2 दिन अपने मोर्चे को संभाल करके रखना है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि बड़े लोगों के साथ जब लड़ाई होती है तो सामने कमज़ोर आप समझ नहीं सकते, उस मोर्चे को संभाल करके रखा और उस चुनाव में लगभग 1,40,000 की लीड मुझे मिली थी और मैं यहाँ से चुनाव जीत करके संसद में पहुँची थी। तब से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक्टिव हूँ। 10 वर्ष तो राष्ट्रीय सचिव रह करके मैंने काम किया है। सरकार आने के बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 3 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा, जो अभी अभी समाप्त हुआ है। और अभी मैं फिर से अपने काम में लगी हुई हूँ। समाज सेवा का और राष्ट्र सेवा का जो अवसर मुझे मिला, जो मार्गदर्शन मुझे नरेंद्र भाई से मिला, मैंने उस लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और 20 वर्षों के इस कार्यकाल में संगठन का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना किया हो और मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं संगठन के खिलाफ गई हूँ। इन दोनों के को साथ साथ लेते हुए अभी तक मैं काम में लगी हुई हूँ और निश्चित रूप से जब तक संगठन चाहेगा, जैसा संगठन चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इस राष्ट्र के लिए भी मैं समर्पण भाव के साथ में काम करती रहूँगी। तो अभी भी जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होती हो तो कभी जिक्र होता है उस किस्से का कि आपने 11 रुपए दिए थे? नहीं, एक ही बार जिक्र हुआ, मोदी जी से एक बार जिक्र हुआ था। मेरी बिटिया की शादी लॉकडाउन के अंदर हुई तो मेरी एक इच्छा थी कि उनका आशीर्वाद उनको मिल सके, तो उस आशीर्वाद के निमित्त मैंने उनसे समय मांगा और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने दोनों बच्चों के साथ पे मुझे मिलने का समय और आशीर्वाद बच्ची को देने के लिए अपने बुला लिया था। क्योंकि शादी के समय 50 लोगों का ही रिस्ट्रिक्शन था तो स्वाभाविक है कि वो उस शादी में नहीं आ सकते थे, लेकिन एक लगाव और एक जुड़ाव जो हमारे साथ में उनका रहा है उसी के कारण उन्होंने अपने पास बुला करके बिटिया को आशीर्वाद भी दिया उसका। और उस दिन ये जिक्र जरूर आया था कि मैं आज जहाँ कहीं पर भी हूँ या आपकी माताजी के दिए हुए 11 रुपयों के निमित्त हूँ। और उस दिन भी वो सुन करके थोड़ा भावुक हुए थे, मैं स्वयं भी थोड़ा भावुक हुई। और मेरे बच्चों के लिए तो वो मुलाकात ड्रीम कम ट्रू था, जो सपना उन्होंने देखा था कि जिस व्यक्तित्व ने हमारी माताजी को राजनीति के अंदर प्रवेश दिलाया, वो व्यक्तित्व आज इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, उससे मिलने का हमें कभी अवसर मिलेगा क्या। लेकिन उन्होंने सहजता के साथ में अवसर दिया। दोनों बेटे और बेटी के साथ में जिस स्नेह भाव के साथ में बात की, उन्हें मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत बहुत क्षण हमारे लिए यादगार क्षण है जो ताउम्र हमें याद रहेगा। जिस समय आपको इलेक्शन लड़ाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सहयोग आपका किया आपको संसद पहुंचाने के लिए, उस समय एक मिलना जुलना व्यवहारिक था, आसानी से मिलजुल सकते थे क्योंकि उनके पास इतना बड़ा पद नहीं था। लेकिन अब उनके पास पद काफ़ी बड़ा है। जाहिर सी बात है कि जो हमारी अगर कहीं दिनचर्या की मुलाकात इतनी नहीं हो पाती थी, अब कभी इलेक्शन का समय होता है, कहीं रैली में मुलाकात हो जाती है, तो किस तरह का व्यवहार तो हमेशा वो पूछते हैं, तुरंत पूछते हैं और कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है। आज भी वो ऐसे ही बोलते हैं और मुझे नाम लेकर के ही बुलाते हैं। आज भी उतना ही स्नेह भाव उनका मेरे साथ में रहता है
और स्वाभाविक है कि उनकी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनसे मिलने की अपेक्षाएं करें, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। उनका स्नेह आशीर्वाद बना रहे, इतनी ही अपेक्षा के साथ में मैं रहती हूँ। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मिलते हैं, मंचों पे मिल रहे हों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी अगर नमस्ते होती है या कभी कभी किसी और ओकेजन पर भी मिलना होता है, तो हमेशा उन्होंने स्नेह भाव के साथ में परिवार तक के हालचाल को पूछा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 1999 का दौर आपके लिए काफ़ी दुखदाई रहा और ऐसी परिस्थिति में भी आप नहीं थे कि कोई निर्णय आप ले सकें, लेकिन आज लगता है आपको कि वो निर्णय उस समय में लिया गया था, सही था, किस्मत ने भी साथ दिया और निर्णय भी सही लिया गया? जी बिल्कुल सही निर्णय था। और अगर मैं अपने बचपन से जीवन को देखूं तो क्योंकि मैं सोशली स्कूल टाइम से ही बहुत एक्टिव रही थी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में प्रेसिडेंट अवॉर्डी हूँ, फिर मैं एनएसएस में काम करती रही, फिर मैं पढ़ाते समय सोशल करती रही। शाम को मैं गांव के अंदर, सिद्धरावली गांव के अंदर और मानेसर गांव के अंदर, जब मैं एनएसजी में रहती थी तो शाम को बच्चों को 11th-12th के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जाती थी अपनी स्वेच्छा के साथ में, नॉट एज ए ट्यूशन कि गांव के बच्चों को मिले। मैं उनके इंजीनियरिंग के और मेडिकल के फॉर्म्स खुद खरीद के ला करके भरवाया करती थी, तो ये मेरे स्वभाव का हिस्सा था। लेकिन जब मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे बड़ा काम करने का मौका मिला, और जब मैं सांसद बनी तो मैंने तय किया कि इस इलाके के अंदर स्कूलों में कमरों की और शौचालयों की व्यवस्था ठीक हो और पीने के पानी की व्यवस्था ठीक हो। सांसद के नाते सांसद फंड का भी और सरकार से भी जो डिमांड रखनी है, इन दो चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत अधिक काम किया था। आज भी अनेक गाँव में लोग ये कहते हैं कि सुधा वाला पानी आ रहा है, उस पानी को भी मेरे नाम से जाना जाता था। आज आपका अपना बादशाहपुर गांव है, उसके अंदर मैंने कमरे बनवाए तो वो अपग्रेड हुआ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ। पचगांवा के अंदर 5 कमरों की ज़रूरत थी, वो मैंने एमपी फंड से बनवा के दिए, वो लड़कियों का स्कूल अपग्रेड होकर के सीनियर सेकेंडरी हुआ। तो एजुकेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर जो महिलाओं के लिए हो सकता है, उसके ऊपर मैंने काम करने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद में चुनाव की परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं बन पाई, लेकिन मैं कभी भी जीवन में निराश और हताश नहीं हुई हूँ, हमेशा काम करती रहती हूँ। समाज का काम किया है, समाज का काम करूँगी, और निस्वार्थ भाव के साथ में ईमानदार रह कर के मैंने काम किया है, उसमें मुझे कहीं तनिक भी कोई संशय नहीं है। 1999 के बाद आपने 2 लोकसभा चुनाव भी लड़े, 2004 का भी, 2009 का भी। दुर्भाग्य से आपको उसमें जीत नहीं मिल पाई कांग्रेस की सरकार के दौरान। तो 2014 में जो कांग्रेस पार्टी में थे वो इधर आ गए, उनको टिकट मिल गई, तो उसके बाद इच्छा हुई कभी कि अब तो लहर भी चल रही है, क्या दोबारा मौका मिलेगा, या कभी अभी भी इच्छा रहती है कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूं और एक बार फिर मैं सांसद बनूं? देखिए, ऐसा है कि 2004 और 9 के चुनाव में तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पा रही थी, उस माहौल में मैं हार गई थी। 2014 के अंदर माहौल का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में स्वाभाविक है कि सबकी इच्छा रहती है कि भाई मेरे को मौका मिलना चाहिए, कठिन समय में मैंने काम किया है तो मुझे मौका मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी का निर्णय ये था कि भाई कोई बाहर से आकर के चुनाव लड़े, उसको लड़ाए। मैंने ज्वाइनिंग से लेकर के चुनाव तक कभी कोई विरोध दर्ज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगता था, मेरे बच्चों को भी एक बार मलाल हुआ कि भाई आपने इतनी मेहनत करी है और इतनी मेहनत के बाद कोई और आकर के चुनाव लड़ रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस समय मैं सांसद थी वो इतने छोटे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला सांसद क्या होता है। जब समझदार हुए तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि देखिए, जब हम 1999 में आकर के चुनाव लड़े थे, उस समय भी कोई और तैयारी कर रहा होगा, बिल्कुल, तो मैं भी ऐसे ही आकर के चुनाव लड़ी थी। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ, कोई और आकर के चुनाव लड़ेगा, इसलिए मलाल हमको नहीं करना चाहिए। इच्छा बनाए रखनी चाहिए कि हाँ भाई, भविष्य में जब भी अवसर मिलेगा तो मैं चुनावी राजनीति को, संसद की राजनीति को, विधानसभा की राजनीति को करने से कतई नहीं चूकूंगी। बिल्कुल इस मौके का मैं इंतजार करूंगी। तो जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक आप 1999 वाले नरेंद्र मोदी का रोल निभा रही हैं संगठन में रहकर? देखिए, जब तक मुझे मौका नहीं मिलता है, जो मार्गदर्शन मुझे 1999 में मिला था, मैं उसी रेखा के ऊपर आगे बढ़ती जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि समय जरूर अच्छा आएगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुग्राम न्यूज़ को समय देने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आपका धन्यवाद।
तो ये डॉक्टर सुधा यादव जो 1999 में महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद रही और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अपनी बहन मानकर 11 रुपए से सांसद बनाया था। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता है कि ऐसा भी एक किस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ और आपके जो पहले के सांसद थे इस इलाके के उनसे जुड़ा हुआ, इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।